आगे बढ़ते हैं। दूसरे मित्र जो कि एक सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भाई तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, और उदाहरण भी दे दिए कि भाई अगर किसी ने खाने की दावत दी है तो मेज़बान हमेशा ये सोचता रहता है कि मेहमान समय से आएंगे या नहीं आएंगे, और मेहमान को भी ये प्रश्न रहता है कि भाई हमें समय पर खाना मिलेगा या नहीं। आगे बढ़ते हैं तो गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हम समय से दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाए, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न दे। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। किसी काम को हाथ में लेते हैं तो या तो उसे अधूरा छोड़ देते हैं, या काम खत्म होने पर जो चीज़ का हमने इस्तेमाल किया उसको ज्यों त्यों ही रख देते हैं। एक सुंदर सा उदाहरण दे कि आपने देखा होगा कि हम लोग हर इतवार के दिन भवनाथ जाते हैं, वन भोजन वहाँ पर खाने का आनंद उठाते हैं। घर से या बाज़ार से चीज़ें खरीदते हैं और फिर वहाँ आराम से बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो गंदगी होती है वो ज्यों की त्यों हम छोड़ देते हैं। अरे भाई, अगर आपको ये जगह साफ़ सुथरी मिली है तो आपका कर्तव्य है कि भाई दूसरे आने वाले को भी ये जगह साफ मिले, तो गंदगी दूर कर दो। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते, इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं, जो कि है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तीसरा व्यक्ति जो था जिसे ये सवाल पूछा गया था वो एक स्त्री है, जो कि 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा भी लिया है और वो जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा तो उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। जो स्त्री विदेश से या भारत से नहीं है और जिसने भारत को अपना बना लिया है, बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ भारत की सेवा कर रही हैं, यहाँ तक कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जेल भी जा चुकी है। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम लोग यानी कि भारतीय लोग बड़े आलसी हो, जिसका अर्थ है कि हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। मर भूखा यानी जो बहुत भूखा हो, जिसको कई दिनों से खाना न मिला हो, जो टूट पड़ता है। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। आरामशूर तो हम हैं, पर हमें लगन नहीं है।
काम शुरू कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते उसके पीछे। तो जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो हमको सफलता कैसे मिलेगी? हमें लगन नहीं है, इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोना पीटना जीतना में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। आज हम देखते हैं हमारे माशरे में या हमारे आसपास के लोग अपने दुख दर्द बताने में ही अपना समय निकालते हैं। अरे भाई, उससे बाहर निकलो। अगर तुम अपना दुख दर्द सिर्फ रोओगे, किसी को सुनाओगे तो कोई फल नहीं मिलने वाला। जहाँ तक मेहनत का सवाल है, अगर हम परिश्रम या मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कोई फल मिलने वाला नहीं है। और अगर हमने मेहनत की, परिश्रम किया तो हमें भी फल मिलेगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा। लेकिन हम अपना समय नष्ट करते हैं सिर्फ रोने पीटने और अपनी आपबीती सुनाने में। चौथा व्यक्ति जो था वो भी एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी, जो कि संसार में प्रसिद्ध भी थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, लेखक के बहुत ही निकट है। मेरी पितामही तुल्य थी, उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं, आपको तो बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। बहुत थोड़े शब्दों में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। ठीक है, चौथा जवाब भी मिल गया कि तुम में उदारता नहीं है। और विस्तार से उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। अगर किसी को कोई पद मिल गया तो वो पद पर टिके रहने के अथाक प्रयत्न करता है। किसी और को न आने के लिए वो हमेशा अपने दाव पेच लगाता रहता है। अरे भाई, अगर तुम आगे बढ़ते हो तो दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दो। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते हम लोग। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। मैं आपको उदाहरण दूं कि अभी जो विद्यार्थी मित्र आपकी उम्र है, वो अंग्रेजी में अगर उसको देखें तो उसको टीनेज कहते हैं या तरुण अवस्था। ये समय ऐसा है कि न आप छोटे बच्चे में आपकी तुलना होती है, गिनती होती है, या न आपकी एक वयोवृद्ध व्यक्ति में आपकी तुलना होती है। तो आप दोनों के बीच में रहते हैं। और अगर आपने बच्चों जैसा व्यवहार किया तो आपको तुरंत ही डांटा जाता है कि अरे भाई, अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो। और अगर आपने गलती से कोई बड़े इंसान जैसा व्यवहार कर दिया तो बोले अरे भाई, अभी तो छोटा है, बड़ा नहीं हो गया है। तो जो तरुण है वो ये सोच नहीं सकता है, उसको पता नहीं चलता है कि वो कौन सी अवस्था में है। वास्तव में बुद्धा की बातें भी ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं। भाई, पिता का फर्ज है कि भाई बाप जो है वो बेटे को समझाएगा कि भाई अब तक मैंने जिम्मेदारी अदा की, अब तुम्हारी बारी है, ऐसे ऐसे काम करना है। लेकिन कोई बताता ही नहीं। और इसी कारण कितने कुटुंब जो हैं, कुटुंब या परिवार जो नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए, किसी को बांटा नहीं, किसी को दिया नहीं। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पैसों में
यानी कि व्यवहार में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम ही नहीं सीख लाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मुझे आता है, बस मैं अपने तक ही सीमित रखूँगा। नहीं, अगर आपको आता है तो किसी और को भी सिखलाओ और इसको आगे बढ़ाओ। तो ये चारों उत्तर पाकर हम समझ गए होंगे कि अगर हमारे देश की या हमारी प्रगति नहीं होती है तो इसका कारण ये 4 उत्तर ही है। आइए इस पाठ का सारांश देखें कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसमें संयम न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। अगर हमें कुछ आता है तो हमें गर्व होना चाहिए और हमें परिश्रम करके उसमें कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और यहाँ तक कि दूसरों को भी सिखाना चाहिए। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो ये नाश हो जाएगा हमारे साथ साथ। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों को बतलाया है। उन सब को मिलाकर लेखक कहते हैं कि मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रबद्ध सत्य कोई जानना चाहता है तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बेशक हर व्यक्ति कर्तव्य जो उसका हक है वो पाने में कोई बात छोड़ता नहीं है, लेकिन सामने हमारे जो कर्तव्य हैं उसको सब भूलते जा रहे हैं। हमारी जो फ़र्ज़ें हैं हम उनको भूलते जाते हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार भी करते हैं, बस इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं, बस काम हो गया। हम उनके कहे अनुसार नहीं चलते, न उनके आदेशों या उनके आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन भी नहीं करते। और यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारी प्रगति नहीं होती है। भाई संसार वेग से चला जा रहा है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ हमें चलना होगा। हम तटस्थ हैं, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है? जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते कोई नहीं आएगा हमारे काम के लिए, हमें ही करना होगा। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव के शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं आपको विद्यार्थी मित्रों बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि भारत को आज़ादी मिली सन 1947 में, और आप देख सकते हैं कि हमने क्या प्रगति की है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 विश्व युद्ध हुए। इसमें जर्मनी जो कि छोटा सा राष्ट्र था, उसको बहुत ही कठिन से कठिन
समय से गुजरना पड़ा। दोनों बार जर्मनी की हार हुई और उस कारण जर्मनी को बहुत ही भुगतान देना पड़ा। 1990 में ये देश आज़ाद हुआ। दोनों जर्मनी इकट्ठा हो गए, उनका एकांकीकरण हो गया और आज अगर आप देखें तो अति विकसित मैं कहूँगा देश में जर्मनी भी एक देश है। इसका कारण यही है कि वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने तय कर लिया था कि भाई हमें उठना है, हमारे देश को उठाना है। मैं प्रगति हम तभी कर सकेंगे जब हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और आज उसका परिणाम आपके सामने है। तो हमें भी ये सोचना होगा, हमें भी ये करना होगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना होगा, तभी हम प्रगति कर सकेंगे और हमारा देश उन्नति कर सकेगा।